तो साथियों, स्वागत है आपका अपने निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने होने वाले सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। साथियों, जो कि आपका एग्ज़ाम यहां पे 15 दिसंबर 2024 को जो है यहां पे प्रस्तावित है। तो उसी से रिलेटेड जो हमारी सीडीपी और अदर सब्जेक्ट की जो है पेडागॉजी की जो P/Q चल रही है, उसकी आज हमारी जो है 21 जनवरी को जो आयोजित करवाया गया था आपका एग्ज़ाम, उसका जो है यहाँ पे P/Q करवाने वाला हूँ। साथियों, ये P/Q हमारी जो है यहाँ पे CDP सब्जेक्ट की होने वाली है। तो पूरी क्लास देखिएगा, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाऊंगा और आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या है। उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे और यहाँ पे अपनी तैयारी करना शुरू करेंगे। साथियों, उससे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे द्वारा जो है पांचों सब्जेक्ट हैं जो कि आपके सीटेट में, उनकी जो है यहाँ पे पेडागॉजी जो है सेशन जो है करवाया जा रहा है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो है यहाँ पे एक सीरीज मेरे द्वारा चलाई जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। साथियों, अपने पहले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे अपना पहला प्रश्न है कि कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती हैं। यह प्रदर्शित करता है। साथियों, आपको बता दें कि जब कोई किसी व्यक्ति के प्रति एक जो है प्रिजुडियस या बायसनेस यहाँ पे बायसनेस बना लेता है कि वो तो लड़कियां हैं, वो तो सिर्फ चूल्हा जला सकती हैं, वो कहाँ एरोप्लेन उड़ा सकती हैं, वो कहाँ फाइटर जेट उड़ा सकती हैं। यदि वो लड़की हैं तो चूल्हे के बर्तन का काम करेंगी, लड़का है तो बाहर कमाने जाएगा। तो ये जो दर्शाता है, जो उसका भाई यहाँ पे दर्शा रहा है, वो साथियों यहाँ पे जेंडर रूढ़िवादिता है। साथियों, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जेंडर रूढ़िवादिता, अर्थात जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। यहाँ पे उसका जो भाई है तनुज, वो साथियों यहाँ पे जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि यहाँ पे आपको बताना कि अपसारी चिंतन डैश डैश जबकि अभिसारी चिंतन डैश है। यहाँ पे बताना कि अपसारी चिंतन क्या है और अपसारी चिंतन के मुकाबले जो है अभिसारी चिंतन क्या है। तो यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे देखिए, जो अपसारी चिंतन होता है, अपसारी चिंतन जो होता है वो साथियों कई जो है उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, और जो अभिसारी चिंतन होता है वह जो है एक सही समाधान पर स्थिर रहता है। देखिए, जो अपसारी चिंतन वाला जो बच्चा होता है, जैसे कोई बच्चा अगर अपसारी सोच वाला है तो एक समस्या को कई प्रकार से सॉल्व करने का जो है यहाँ पे वो चिंतन करता है। अगर वो अभिसारी का होता है तो एक ही उत्तर की तलाश में वो यहाँ पे संतुष्टि दिखाता है। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा कि कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। अपसारी चिंतन जो है कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, जबकि अभिसारी चिंतन एक सही समाधान पे स्थिर होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों, यहाँ पे अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में नहीं है। सॉरी साथियों, समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। देखिए, एग्ज़ाम हॉल में यदि आप बैठे हैं तो नहीं, जो आपका प्रश्न में नहीं शब्द आ रहा है उसको साथियों विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं बार बार आपको बताता हूँ कि जो भी नहीं शब्द होगा उसके कारण आपके क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाते हैं। हमारे कई दोस्त हैं, वो मिलते हैं, यार सही क्वेश्चन नहीं देखता हूँ तो मेरा यहाँ पे 1-2 नंबर से सीटेट रुक गया था। तो यही सब कारण होता है जो 1-2 नंबर से आपका सीटेट रह जाता है। तो इसको जो है ध्यान देने की आवश्यकता है। तो चलिए देखते हैं कि समावेशी शिक्षा के बारे में क्या सही नहीं है। देखिए, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत न करें। देखिए, जो बहिष्कृत की बात है, इसमें जो है समावेशी शिक्षण में किसी का बहिष्कार नहीं किया जाता। जैसे कोई पिछड़ा हो गया, दबा कुचला हो गया, शोषण या वंचित अगर छात्र है तो उसका जो है
बहिष्कार नहीं करना है, उनको जो है साथ में लेकर चलना है। तो बिल्कुल ये जो है यहाँ पे समावेशी शिक्षा के बारे में सही है। फिर ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं कि समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करे। बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहे हैं एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। बिल्कुल सही है। समावेशी कक्षा जो है साथियों, ये जो है चाहे वो डिसेबल बच्चा हो जिसे हम दिव्यांग कहते हैं, चाहे वो अपसारी सोच वाला हो, अभिसारी सोच वाला हो, SC ST का हो, सबको साथ में लेकर उनके जो भाषाएं हैं उनको जो है समायोजित करते चलते हैं। जैसे यदि कोई इंग्लिश सीखने वाला बच्चा है और उधर हिंदी सीखने वाला बच्चा है तो सबको साथ में लेकर चलते हैं। फिर ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि निश्चित पाठ्यक्रम और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा केंद्रित है। बिल्कुल गलत है साथियों। ये समावेशी कक्षा के बारे में बिल्कुल यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो निश्चित पाठ्यचर्या होता है वो मानक के आसपास एक ही कक्षा पर केंद्र नहीं होता है। वो विभिन्न प्रकार के जो देखिए व्यक्तिगत जो भिन्नताएं होते हैं वो भिन्नता पर आधारित होता है। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, जो कि ये समावेशी कक्षा के बारे में सही नहीं है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर 4 है। यहाँ पे बताना है अभिकथन। देखिए साथियों, यहाँ पे अभिकथन दिया गया है, अभिकथन और उसका कारण यहाँ पे दिया गया है। अभिकथन देख लेते हैं। अभिकथन कह रहा है कि शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। देखिए अभिकथन तो एकदम सही है। शिक्षार्थी पहले से जो जानते हैं, जिससे हम प्री नॉलेज कहते हैं, प्री नॉलेज या पूर्व नॉलेज जो कहते हैं, पूर्व ज्ञान जो हम जिसे हम कहते हैं, उसके आधार पर वो अपने ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। ये कथन साथियों जीन पियाजे के द्वारा कहा गया था। फिर इसका कारण क्या है कि पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। तो बिल्कुल सही है साथियों, क्योंकि जो अभिकथन है उसके अकॉर्डिंग जो कारण दिया है बिल्कुल सही है। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। ए की आर जो है यहाँ पे व्याख्या कर रहा है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए, जिससे आपको जो है आइडिया लग सके कि तैयारी किस लेवल की यहाँ पे पहुँची है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न की बात करें, अभिकथन कह रहा है कि बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। बिल्कुल देखिए, कोई बच्चा है अगर वो अलग, जैसे कोई तमिलनाडु का बच्चा है, तमिलनाडु का बच्चा है तो उसकी संस्कृति अलग है, और जो उत्तर भारत का बच्चा है, नॉर्थ इंडिया का, उसकी संस्कृति यहाँ पे अलग है। तो अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस लेता है, अनुभव करता है। बिल्कुल सही है। फिर कारण कह रहा है बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। देखिए बच्चों का विकास तो होना है, किसी भी संस्कृति में रहें उनका विकास जो है यहाँ पे निश्चित है। तो लेकिन अगर देखा जाए तो अभिकथन के अकॉर्डिंग जो है कारण यहाँ पे उसका जो है व्याख्या नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर जो है यहाँ पे गलत है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसके लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। विकल्प दिया है, इन विकल्पों में देखना है कि इसमें लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना क्या है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए ऑप्शन 1 देखते हैं कि सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण। बिल्कुल गलत है साथियों। अगर हमें सफलता पाना है तो उसके लिए आंतरिक और जो है बाहरी दोनों आरोपण होना चाहिए। फिर ऑप्शन 2 कह रहा है कि सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण। बिल्कुल गलत है। दोनों जो यहाँ पे देखिए, जो आंतरिक अभिप्रेरणा है और बाहरी दोनों जरूरत है सफलता के लिए। फिर ऑप्शन नंबर 3 कहता है असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कि प्रगतिशील शिक्षा का
जो है यहाँ पे सिद्धांत जो है कौन सा प्रमुख जो है प्रगतिशील प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कौन सा सही सिद्धांत यहाँ पे है। तो इसका जो है राइट आंसर आपको बताएं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होता है। हमेशा सीखा जाता है साथियों जब कुछ, तो उसका प्रामाणिक रूप से यहाँ पे, जिसमें साथियों वस्तुनिष्ठता हो, व्यवहारिकता हो, तो इस प्रकार के कार्य जो है हमें सीखते हैं, जिससे हमारे मेमोरी में, हमारे मस्तिष्क में बने रहते हैं। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 8 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे बताना है कि विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। देखिए, जो विकास का पहलू है उसमें यदि हम बात करें तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की, तो उसमें साथियों संज्ञानात्मक विकास में जो है इस प्रकार के चिंतन, समस्या समाधान के पहलू जो है तर्क का जो है व्याख्या की जाती है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है लेवाइगोट्स्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, बच्चे जब अपना स्वनियमन करते हैं, सेल्फ रेगुलेशन, तो उसके लिए इसमें क्या महत्वपूर्ण है। तो आपको बता दें कि उसमें जो है इनर स्पीच, जिन्हें हम निज वाक कहते हैं, प्राइवेट स्पीच के नाम से भी इसको जानते हैं। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे अभिकथन और कारण से संबंधित जो है क्वेश्चन है। यहाँ पे बताना है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुँचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो है इसमें जो है अपना जो है तीन स्तर दिए साथियों, 3 स्तर दिए और इसमें 6 चरण की बात की। तो उसमें कह रहा है कि बच्चा जो है यहाँ पे परिणाम बदले जा सकते हैं क्योंकि कानून नम्य है। बिल्कुल सही है। फिर कारण क्या है, लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास कार्मिक रूप से चरणों में होता है। बिल्कुल सही है। इसलिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न की बात करें तो हार्वर्ड गार्डनर के से संबंधित जो है यहाँ पे क्वेश्चन है साथियों। यहाँ पे बताना कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है। तो हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि का सेट बुद्धि सिद्धांत है, उसकी विशेषताओं से कौन सा जो है मेल यहाँ पे प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए, यहाँ पे कौन सा जो है प्रतिनिधित्व करता है, विशेषताओं के बारे में सही है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अंतः व्यक्तित्व, दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करना। साथियों, दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने के लिए उसे साथियों अंतर व्यक्तित्व के नाम से जानते हैं, ना कि अंतः व्यक्तित्व। अंतः व्यक्तित्व मतलब स्वयं को समझने के लिए। फिर कह रहा है तार्किक, गणितीय, नृत्य या कीड़ा। देखिए, नृत्य और कीड़ा के लिए यहाँ पे ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि तार्किक जो गणितीय होती है वो इंजीनियर, डॉक्टर होते हैं। फिर कह रहा है ऑप्शन 3 संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने के कौशल। तो संगीत में जो होता है वो प्रदर्शन और रचना के लिए होता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। देखिए, सही नहीं है, विशेष ध्यान देना है एग्जाम हॉल में कि सही नहीं है। आप लोग यहाँ पे एकदम जो है आंख गड़ाकर यहाँ पर देखिए अब अधिगम के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। देखिए, प्री नॉलेज, शिक्षार्थी का जो प्री नॉलेज है इस पर जो है उसके अधिगम को जो है यहाँ पे निर्भर करता है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पूर्व गठन से है। बिल्कुल सही है साथियों। यहाँ पे फिर कह रहा है ऑप्शन नंबर 3 अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होती है। बिल्कुल यहाँ पे अधिगम के बारे में सही है। ऑप्शन नंबर 4 की बात करें, अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु उत्पाद है। बिल्कुल गलत है साथियों। इसलिए ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अधिगम के बारे में गलत नहीं, क्योंकि अधिगम एक प्रक्रिया है। अधिगम जो है एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, क्योंकि ये आजीवन चलती रहती है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे।
हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। देखिए 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से बताना कि समस्या समाधान को कौन सा बढ़ावा देता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि इन चारों विकल्पों में से एक ही विकल्प यहाँ पे राइट है, ये जो है अपसारी चिंतन, जिसे हम डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। क्योंकि ये जो है समस्या समाधान, एक समस्या के कई समाधान यहाँ पे निकालने का प्रयास जो है ये अपसारी चिंतन या डाइवर्जेंट थिंकिंग के माध्यम से किया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। तो साथियों कौन सा स्तर है, क्योंकि इसमें 3 स्तर या 3 लेवल और इसके 6 चरण दिए गए हैं। तो साथियों आपको बता दें कि ये साथियों पहले चरण के दूसरे स्तर में, इसलिए राइट आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए, यहाँ पे देखिए जो वंचित वर्ग हैं, इंक्लूसिव ऑफ स्टूडेंट बिलोंगिंग टू डिसवांटेज ग्रुप डिमांड्स। तो यहाँ पे जो अपवंचित वर्ग के विद्यार्थी हैं उनके समावेशन के लिए क्या करना यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे आपको बता दें, इसका ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है। यहाँ पे बताना कि जो उपयोगी प्रतिपुष्टि है फीडबैक इन द क्लासरूम में, उसकी कौन सी विशेषता होती है। तो आपको बता दें कि यह केवल कार्य के अंत में दी जाती है, बिल्कुल गलत है। यह व्यापक और सामान्य होती है, ये साथियों बिल्कुल गलत है, व्यापक नहीं होती है, शॉर्ट होती है। कह रहा है कि यह केवल परिणामों पर केंद्रित होती है। जिस क्वेश्चन में केवल शब्द दिया हो, ओनली शब्द दिया हो, वो गलत ही होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का यह सामयिक और विशिष्ट होती है, बिल्कुल सही है साथियों। प्रतिपुष्टि सामयिक और विशिष्ट होनी चाहिए, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि यहाँ पे यहाँ पे आपको बताना है कि समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में जो समीपस्थ सिद्धांत प्रोक्सिमल डिजिटल प्रिंसिपल जो होता है स्टेज, इसमें कौन सा जो है शैशवावस्था की विशेषता होती है। तो यहाँ पे बता दें कि इसमें ऑप्शन नंबर 1 देख लेते हैं कि अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेज़ी से बढ़ते हैं, बिल्कुल सही है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि अभिकथन साथियों कह रहा है कि विद्यार्थी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। तो यहाँ पे जो अभिकथन है, यहाँ पे एक विद्यार्थी को उसके सांस्कृतिक ज्ञान को उचित मूल्य देना चाहिए, वैल्यू देना चाहिए, बिल्कुल सही है। कारण क्या कह रहा है, कारण कह रहा है कि विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। अभिकथन के अकॉर्डिंग साथियों, अभिकथन के अकॉर्डिंग जो कारण दिया है बिल्कुल सही है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से किस विकल्प को जो है रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन बिल्कुल रचनात्मक मूल्यांकन है। छात्रों शिक्षकों की अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन बिल्कुल यहाँ पे सही है। फिर कह रहा है एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना में सहायक होता है, बिल्कुल गलत है साथियों। रचनात्मक मूल्यांकन के बारे में बिल्कुल गलत है क्योंकि इसीलिए सही है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट के बीच में कंपटीशन नहीं करवाना है, यहाँ पे सामाजिकता के आधार पर इनकी जो है यहाँ पे करना है, कोई मानदंड पैमाना नहीं किया जा सकता, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट
विशिष्ट विशेषता कौन सी है? तो पठन वैकल्य की विशेषता क्या होती है? तो पठन वैकल्य की विशेषता होती है ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में जो है कठिनाई होती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है? देखिए, कोई छात्र है, उसको जो है एक प्रकार के जो है एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करना है, तो इसके लिए क्या यहाँ पे राइट हो जाएगा? तो उसके लिए साथियों वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं, इंडिविजुअल राय यहाँ पे पूछते हैं, वही जो है यहाँ पे राइट हो जाएंगे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कि बाधित एक डैश स्थिति है जबकि अक्षमता एक डैश स्थिति है। देखिए, जो बाधिता है वो एक जैविक क्रिया है, क्योंकि हाथों पैरों के द्वारा वैधता, जैसे यहाँ पे दिव्यांगता, ये जैविक हो जाता है, जबकि अक्षमता साथियों ये कार्यात्मक होता है, फंक्शनल होता है, इसलिए राइट आंसर नंबर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? देखिए, 4 विकल्पों में से बताना है कि यहाँ पे संज्ञान और भावनाओं के बीच जो रिलेशन है उसको उपयुक्त रूप से कौन सा परिभाषित करता है। तो यहाँ पे उसकी परिभाषा की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे जो है भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं, ये उपयुक्त परिभाषा हो सकती है, इसलिए यहाँ पे 23 क्वेश्चन इज द ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्राथमिक कक्षा में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? जो प्राथमिक कक्षा होती है, प्राइमरी क्लास होती है, उसमें साथियों किस प्रकार के जो है लैंग्वेज विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो है फैसिलिटेटेड होती है? तो यहाँ पे साथियों जब किसी अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरण का उपयोग करते हैं तब ये जो है यहाँ पे संसाधित होते हैं, इसलिए 24 क्वेश्चन इज द राइट ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन कौन सा करता है? यहाँ पे ऑप्शन है अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है, बिल्कुल गलत है। अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, बिल्कुल सही है साथियों। जब किसी को कोई व्यक्तिगत कार्य जो है वहाँ पे अच्छा लगता है, आनंद आता है, तो यहाँ पे उसके अंदर जो है आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि यहाँ पे निम्न में से कौन सा आलंबन के उदाहरण हैं? आलंबन के उदाहरण बताना है। आलंबन के उदाहरण कौन से हैं? तो यहाँ पे जो आलंबन के उदाहरण हैं, कह रहा है कि बोल कर सोचो, बिल्कुल सही है, आलंबन के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी का है संकेत और इशारे से जो है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि प्रश्न, बिल्कुल सही है। आधा हल किया हुआ उदाहरण, बिल्कुल सही है। फिर कह रटकर दोहराओ, बिल्कुल गलत है। आलंबन के बारे में रटकर दोहराव करना गलत है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ए, बी और डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास, देखिए जब कोई बच्चा अपना जो है डेवलपमेंट, देखिए जब डेवलपमेंट शुरू होता है तो बच्चे अभी जैसे हाथ हिलाना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद अपनी उंगलियों को हिलाना स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार से जैसे कोई बच्चा जो है पहले अपना हाथ पैर झिटकना शुरू करता है, पहले अपनी पूरी बॉडी झिटकता है रोते समय, फिर एक विशेष अंग जो है यहाँ पे झिटकना पिटकना शुरू करता है। तो इसमें इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रॉक्सिमल डिजिटल। यहाँ पे समीपस्थ विकास का यहाँ पे समीप दीर्घाभिमुख को जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? तो यहाँ पे जो मूर्त संक्रियात्मक सोच से
जो है मूर्त संक्रियात्मक सोच को अमूर्त पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है, वो साथियों यहाँ पे विकेंद्रण होती है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न की बात करें, रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं? तो ये तर्क साथियों पूर्व चलन अवस्था में होते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज में होती है, जो कि यहाँ पे 0 से 2 वर्ष होती है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अपना अंतिम प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अंतिम प्रश्न है कि सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि 4 विकल्पों में से ढूंढना है कि सामाजिक संरचनावादी जो विचारधारा वाले मनोवैज्ञानिक हैं वो क्या वकालत करते हैं। तो साथियों यहाँ पे शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, इसकी वकालत मनोवैज्ञानिक जो कि व्यवहारवादी हैं इनके द्वारा किया जाता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो साथियों ये रहे साथियों आपका 21 जनवरी 2024 को आयोजित होने वाला जो है प्राथमिक शिक्षक स्तर का CTET का जो है PYQ। साथियों आपको जो है ये PYQ अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा, और जो भी साथी आपकी तैयारी कर रहे हो उनको जो है अवश्य शेयर कीजिए, जिससे आइडिया लग सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसी के साथ साथियों अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।